प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई जो व्यंग्यात्मक निबंध है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई है, इसका भाग 2 पढ़ेंगे। भाग फर्स्ट में हमने लेखक परिचय पढ़ा और निबंध क्या है, संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई क्यों इसका शीर्षक रखा गया है। व्यंग्यात्मक निबंध है ये, क्योंकि हिंदी के जो लेखक है व्यंग्यकार है। व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाने वाले हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार है और इन्होंने संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई शीर्षक क्यों दिया, यह आपको मैंने पहले भाग में बता दिया है। क्या है संस्कार और शास्त्र? शास्त्र जैसे कि अर्थशास्त्र है, यानी धन से संबंधित, रुपयों से संबंधित, पैसों से संबंधित। समाजशास्त्र है, समाज से संबंधित। राजनीति शास्त्र, राजनीति से संबंधित। तो यहाँ पर शास्त्रों और संस्कारों की लड़ाई जो शीर्षक है, इसमें संस्कार तो व्यक्ति के कुछ और होते हैं, विचार तो व्यक्ति के कुछ और होते हैं, लेकिन उसका जो जैसे कि अर्थशास्त्र है, धन का शास्त्र है, पैसों का शास्त्र है, तो इसके लिए उसके संस्कार ही बदल जाते हैं। यानी विचार अलग होते हैं व्यक्ति के और व्यवहार अलग होता है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। यहाँ पर यह जो निबंध है व्यंग्यात्मक निबंध है, शास्त्रों की, संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, यह परसाई जी के जो निबंध संग्रह है शिकायत मुझे भी है से लिया गया है और इस निबंध के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने व्यक्ति के विचारों और आचरण यानी व्यवहार में विरोध प्रकट किया है। विरोध का उद्घाटन शक्तिशाली तरीके से बताया है। इस निबंध में कई घटनाओं के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनमें थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आ जाने के कारण और दबाव होने के कारण व्यक्ति के सिद्धांत टूट जाते हैं। जो सिद्धांतवादी होते हैं, जिन्होंने नियम बनाए हुए हैं, उनके नियम टूट जाते हैं, उनके सिद्धांत टूट जाते हैं। किसके कारण? थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियां आई और उनका जो आचरण है वो बदल जाता है, उनके सिद्धांत टूट जाते हैं। आचरण और विचार के विरोध, व्यवहार में दोगलेपन को प्रस्तुत किया गया है इस लेख के माध्यम से। और यहाँ पर आचरण और विचार में जो विरोध होता है, व्यवहार में जो दोगलापन होता है, जो धोखा होता है, इसी को यहाँ पर व्यक्त करना व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ लेखक कहते हैं कि मेरे एक दोस्त है, वो वैज्ञानिक दृष्टि वाले आधुनिक बुद्धिवादी व्यक्ति है। परिवार से नाता तोड़कर 20 सालों से राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं। यानी लेखक अपने एक दोस्त, एक मित्र का प्रसंग बता रहे हैं कि मेरे एक दोस्त है जो बुद्धिवादी है और वैज्ञानिक विचारधारा को मानने वाले हैं। परिवार से संबंध तोड़ करके और 20 सालों से वो राजनीति का कार्य कर रहे हैं। उनका कोई है मुझे पता नहीं था, पर उनका भी कोई था। पिछले हफ्ते प्रयाग की गाड़ी में मुंडे सिर मिल गए। यानी पिछले हफ्ते प्रयाग इलाहाबाद की गाड़ी में सिर मुड़ा करके वो लेखक को मिल जाते हैं। पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले प्रयाग। लोग चोरी करने जाते हैं तब इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं। जब लोग चोरी करने जाते हैं तो जो शहर है इलाहाबाद और उसे ही प्रयाग भी कहते हैं, तो यहाँ पर चोरी करने जाते हैं तो इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं। और अगर किसी की मृत्यु हो जाने पर पिंडदान करने जाते हैं तो इसे प्रयाग कहते हैं। पूछा मुंडन किस लिए?
बोले फादर की मृत्यु हो गई, पिताजी की मृत्यु हो गई। मैंने कहा मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आप भी फादर रखते थे। फादर यानी पिताजी, यानी आपके भी पिताजी थे। यूँ कोई बुरी बात नहीं है, जिनकी हैसियत है वे एक से ज़्यादा बाप भी रखते हैं। एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाजार में, एक हर राजनीतिक दल में। इधर एक आदमी है जिसके परसों तक 35 बाप थे। कल संविध सरकार टूट रही थी तो 15 रह गए। आज वह सरकार थम गई तो 38 बाप हो गए। मुझे उनके पिता की मृत्यु का कतई दुख नहीं था, बिल्कुल भी दुख नहीं था। यानी लेखक अपना और लेखक के बारे में, लेखक जो है अपने और अपने मित्र के बारे में बता रहे हैं। उन्हें मैं जानता नहीं था, फिर भी वे 80 के थे, 80 साल के, और उनके मरने से कोई अनाथ नहीं हुआ था। दोस्त को भी दुख नहीं था, कुछ पछतावा जरूर हो रहा था। मुझे उसकी चिंता थी जिसे उन्होंने 20 साल से सच्चा पिता मान रखा था, यानी मार्क्सवाद को। लेखक के मित्र ने 20 साल से किसे सच्चा पिता मान रखा था? मार्क्सवाद को, यानी उसी के विचारों के आधार पर चलते थे। कहने का अर्थ है कि एक से अधिक बाप होना, 38, 35 जो इसमें बताए, तो इसका मतलब है नहीं कि इतने सारे पिताजी हैं उसके, ऐसा नहीं है। इतने लोगों के विचारधाराओं को अपनाना, दूसरे लोगों की पिताजी का कहना नहीं मान करके दूसरे लोगों की विचारधाराओं को अपनाना, उन्हीं के अनुसार चलना। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि जिसके परसों तक 35 बाप थे, यानी वो इतने लोगों के विचारों से प्रभावित था, उन्हीं की विचारधाराओं को मानने वाला था, उन्हीं का अनुकरण करता था। उनके हाथ में, यानी लेखक के जो मित्र है, उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। मैंने पूछा इसमें क्या है? बोले उनकी राख है। किनकी? लेखक के मित्र के पिताजी की, जिनकी मृत्यु हो गई। और पिंड दान करने के लिए वो कहाँ जाते हैं? प्रयाग, यानी चोरी करने के लिए जाते हैं तो इलाहाबाद कहते हैं उस शहर को, और पिंड दान करने जाते हैं तो प्रयाग कहते हैं। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मैंने कहा मैं समझा इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है जिसका संगम में विसर्जन होगा। द्वंद्वात्मक का अर्थ होता है द्वंद्व की स्थिति, यानी अनिश्चय की स्थिति कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, क्या उचित है क्या अनुचित है। पहले वे चिढ़े, फिर कहने लगे यार ये बड़ा विकट संघर्ष है। विकट यानी कठिन, बड़ा। एक तो संस्कार और फिर परिवार की भावना। इस संघर्ष से मैं अनजान नहीं। चाचा की मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध नहीं करने का ऐलान कर दिया। मेरी जो फजीहत हुई मैं ही जानता हूँ, मेरी क्या हालत हुई मैं ही जानता हूँ। उनके करने वाले और भी थे। चाचा मेरे भरोसे तो परलोक गए नहीं थे, यानी मेरे भरोसे तो उनकी मृत्यु हुई नहीं थी। मुझ जैसे के भरोसे कोई परलोक क्या या लोक भी नहीं बनाएगा। मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर किसी सामाजिक क्रांति में, सामाजिक क्रांति यानी समाज की क्रांति जो समाज के लिए की जाए, बौद्धिक विश्वास के साथ कोई लगा हो और तभी चाची कह दे कि बेटा तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, परलोक में उनकी दुर्गति होगी, और तब क्रांतिकारी क्या करेगा? परिवार की भावना की रक्षा भी तो करनी पड़ती है। तब क्या वह ये कहेगा कि चाची अगर तुम्हारी ये भावना है तो मैं क्रांति छोड़ देता हूँ? मेरे एक दोस्त यानी लेखक पहल किससे मिला है? एक वैज्ञानिक विचारधारा रखने वाले दोस्त से, जिसके विचार अलग है और उसका आचरण, उसका व्यवहार अलग है, यानी दोनों अलग अलग है। तो आचरण और विचार में विरोध है, व्यवहार में दोगलापन है। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक क्या रखा गया?
संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, यानी संस्कार जो होते हैं उन्हें भी निभाना पड़ता है और जो विचार रखते हैं उनका विरोध करना पड़ता है। यहाँ पर लेखक अपने एक और दोस्त की बात बताता है। लेखक का एक और दोस्त है, मुझसे ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न, विचार कर्म दोनों से क्रांतिकारी है। मैं ही उनसे ज्ञान और प्रेरणा लेता रहा हूँ। एक दिन मैंने उन्हें धोती पहने, पालती मारे, सत्यनारायण की कथा पर बैठे रंगे हाथों पकड़ लिया। किसने? लेखक ने। लेखक अपने एक और दोस्त की बात बताता है जो सत्यनारायण की कथा करते हैं, धोती पहनते हैं, यानी उसके भी विचार तो अलग है, वैचारिक विचारधारा अलग है, लेकिन लेखक ने एक दिन उसे धोती पहने हुए और पालती लगा करके सत्यनारायण की कथा करते हुए पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़ना यानी प्रत्यक्ष में देख लिया। मुझे लगा जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी ने ही मुझे कुचल दिया हो। ऐसा क्यों लगा लेखक को जैसे कि एम्बुलेंस की गाड़ी ने कुचल दिया हो? इसलिए लगा कि लेखक का जो दोस्त है, जो मित्र है, वो उसके विचार अलग है। दिखावा, पाखंड और जो कर्मकांड है इन पर वो बिल्कुल धार्मिक जो कार्य हैं इनका विरोधी है। लेकिन एक दिन वही सत्यनारायण की कथा करते हुए और धोती पहने पालती मारे हुए सत्यनारायण की कथा करते हुए लेखक ने उसे प्रत्यक्ष में देख लिया था। मैंने दूसरे दिन उससे पूछा, झूठ नारायण, ये तुम्हारी क्या हरकत है? उसने कहा, यार मदर इन लॉ ने बहुत जोर डाला था। लेखक ने कहा कि भाई झूठे, तू झूठ क्यों बोलता है, ये क्या हरकत है तेरी? फिर उस लेखक के दोस्त ने कहा कि यार मदर इन लॉ ने बहुत जोर डाला था कथा करने के लिए। मदर इन लॉ यानी सास ने। मेरा ख्याल था मदर इन लॉ सास से अलग किस्म की होती होगी। नहीं, सिर्फ तजुर्बे का फ़र्क है। तजुर्बा यानी अनुभव, अनुभव का फ़र्क है। ये जो मदर इन लॉ कहलाती है क्रांति की दुश्मन होती है। देखिएगा प्रश्न बन रहा है, मदर इन लॉ को क्रांति की दुश्मन क्यों बताया गया है? प्रश्न है हमारा। क्रांतिकारी का पहला और सबसे बड़ा संघर्ष मदर इन लॉ से निपटना है। बात यह है, अब देखिएगा जो प्रश्न है कि मदर इन लॉ यानी सास को क्रांति का दुश्मन क्यों बताया है? क्योंकि जो विचारधारा होती है किसी भी व्यक्ति की, वो उसके लीक से हट करके उसे चलना पड़ता है। उससे जैसा सास कहे वैसा ही कार्य उसे करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि वह बीवी देती है, बीवी कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए बच्चे देती है। तब मदर इन लॉ आकर कहती है, लाला अपना नहीं तो बच्चों का तो ख्याल करो। इसीलिए मदर इन लॉ क्रांति की दुश्मन कहलाती है। विचारधारा के अनुसार कार्य नहीं करने, विचारधारा को नहीं अपनाने के लिए इसकी मूल कारण क्या है? सास। इस पाठ के अनुसार मदर इन लॉ के शिकार 20-25 क्रांतिकारियों की हड्डियां तो इधर मेरे पास ही रखी हुई है और लोगों के पास भी होंगी। संस्कार और शास्त्र की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। संस्कार और अर्थशास्त्र की एक लड़ाई मैंने साफ देखी है। यहाँ पर लेखक ने जो संस्कार है और जो शास्त्र है, शास्त्र मैंने आपको बताया कोई सा भी हो सकता है। समाज शास्त्र जिसमें समाज की बातें हों और व्यक्ति के संस्कार हो, अर्थशास्त्र जिसमें धन की, रुपयों की, पैसों की बातें हों और इससे संबंधित हो, रुपयों से, धन से और संस्कार हो। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र की बात की जा रही है जो रुपयों से, धन से संबंधित है। तो यहाँ पर संस्कार और अर्थशास्त्र की एक लड़ाई लेखक ने देखी है कि किस प्रकार से
अर्थशास्त्र संस्कारों पर भारी पड़ता है। लेखक एक घटना का वर्णन कर रहा है। एक शहर में 2 साल पहले किसी सांस्कृतिक आयोजन में गया था। कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम था जिसमें लेखक गया हुआ था। एक साहित्यिक रुचि के सज्जन बहुत पीछे पड़े कि मेरे घर चाय पीने चलो। चलिए। साहित्यिक रुचि, जिनकी साहित्य लिखने में रुचि थी, ऐसे सज्जन व्यक्ति लेखक को अपने घर चाय पीने के लिए लेकर जाते हैं। हर बार आग्रह के साथ वे जरूर जोड़ते हैं। सरिता ने भी कहा है। सरिता उन महाशय की पत्नी हैं जो लेखक को अपने साथ चाय पीने के लिए लेकर जा रहे हैं। समझा सरिता जी इनकी पत्नी होगी, साहित्य पढ़ती होगी, कुछ कविता वगैरह भी लिखती होगी। चाय पीने पहुंचा तो बैठक से उन्होंने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा करती, यानी पर्दा करती थी, और दूर से ही अपने पति को बता दिया कि लेखक आए हैं। दुविधाग्रस्त अर्ध आधुनिक परिवारों में इसके बाद क्या होता है, इसका मुझे बहुत अनुभव है। पत्नी आती है, नमस्ते करने के बाद बने बनाए वाक्य बोलती है। हम आपकी कहानियाँ पढ़ते रहे हैं, इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि बस कुछ मत पूछिए। इसी वक्त उसे याद आता है कि दाम्पत्य संहिता का नियम 73 कहता है, पत्नी अपना स्वतंत्र मत व्यक्त न करे, यानी पत्नी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। व्यक्त करना जरूरी हो तो उसमें पति को भी शामिल करे साथ में। वो पति को शामिल कर लेती है। क्यों? वो कौन सी कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने पिछले हफ्ते, यानी साथ में पति को भी ले लेती है। तो यहाँ पर शिक्षा के अभाव में और किस प्रकार के संस्कार उस महिला के हैं, अगर बच्चा भी हुआ तो अंकल जी को उसे नमस्ते कराया जाता है। कहा जाता है, अंकल जी तुम्हें बहुत मज़ेदार कहानी सुनाएंगे, नमस्ते करो बेटा अंकल जी से। कभी मुझसे वही बच्चे को कहानी सुना देने का आग्रह भी किया जाता है। नुस्खे मेरे पास सब तरह के रहते हैं। प्रौढ़ों के लिए डायबिटीज का नुस्खा भी रखता हूँ। प्रौढ़ व्यक्ति जो होते हैं ना, यानी कि 40 से ऊपर के और 50 से कम, 50 तक के बच्चों के लिए कुकर खांसी का नुस्खा भी है। मैं बच्चे को राक्षस की कहानी फौरन सुना देता हूँ। आग्रह हो तो उनके ससुर को भी कृष्ण सुदामा की कहानी सुना दे दूँ। बैठक में मैंने सोचा कि अब सरिता जी बाहर आएंगी और वही आंतरिक चर्चा चलेंगी। बड़ी देर हो गई, सरिता जी तो क्या, नाली जी भी नहीं निकली वहाँ से। सरिता क्या होता है? नदी। तो नदी को छोड़कर नाली भी वहाँ से नहीं निकली। क्यों? क्योंकि पर्दा पड़ता थी। और कहने को तो जो लेखक को चाय पर बुलाने आए हैं उनके विचार ऐसे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि स्वतंत्र विचारों के हैं कि आपको सरिता जी ने बुलाया है, लेकिन वहाँ तो पर्दा पड़ता थी और उनकी पत्नी जो थी वो बात भी नहीं कर सकती थी। बड़ी देर हो गई, वहाँ सरिता जी तो क्या, नाली जी भी नहीं आई। सोचा चाय लेकर आएंगी, पर थोड़ी देर बाद सांकल बजी। पति महोदय भीतर गए और चाय की ट्रे लेकर के आ गए। तो यहाँ पर जो संस्कार है उस पर कैसी इसको दिखाया गया है शास्त्रों पर। भीतर से एक बिल्ली निकलती है। उस घर में बिल्ली एकमात्र मादा थी जो पर्दा नहीं करती थी। बिल्ली ही थी जो पर्दा नहीं करती थी। सांकल धातु युग से चली आती घरेलू कोलबेल है, यानी सांकल बजा करके संकेत मिल जाता है कि कोई आया है, वही घरेलू कोलबेल है। सरिता जी कुछ संस्कार अपने घर से लेकर आई होंगी, कुछ यहाँ मिले होंगे। वह पाँव दरवाजे की तरफ बढ़ा थी तो हाथ सांकल पर चला जाता है।
मगर जब ये स्थिति है तो इस आदमी ने बार बार क्यों कहा कि सरिता ने भी आने को कहा है। इस दृश्य में सरिता का कुल इतना रोल है कि वे नेपथ्य में सांकल बजाती है। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे का जो भाग होता है, पर्दे के पीछे से ही वो सांकल बजाती है। अगर इस आदमी को, सरिता को भी मंच पर लाना है तो सांकल को निकाल फेंकना चाहिए, मगर तब वो थाली बजाने लगेगी। 2 साल बाद फिर उस शहर में गया। वे फिर मुझे चाय के लिए लेकर गए। इस बार उन्होंने नहीं कहा कि सरिता ने भी आग्रह किया है। 2 साल बाद फिर लेखक उसी शहर में जाता है और वही महाशय लेखक को चाय के लिए बुलाते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं कहा कि आपको सरिता ने बुलाया है। उसने नेपथ्य वाला हिस्सा नाटक से काट दिया होगा, पर्दे के पीछे वाला जो हिस्सा है। मैं बैठक में पहुंचा। उसने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा नहीं की, पर थोड़ी देर बाद ही सरिता जी ट्रे लेकर बाहर आई। एक आध औपचारिक बात की और फिर थोड़ी देर बाद घड़ी देखी, बोली आप लोग चाय पिए, मेरा स्कूल का वक्त हो गया है। वे चप्पल फटकारती हुई सीढ़ियों से उतर गई। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।